जी तो एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, जी मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से आएगी। देखें, पहला जो सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है एटीपी। और आप जानते हैं कि ये एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपेज एंजाइम, जी एटीपेज, ये टूटकर एडीपी और फास्फेट इनऑर्गेनिक बनाएगी। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होगी तो बॉन्ड फास्फेट वाला अलग हो गया और उसने एनर्जी दी, और उस एनर्जी की वजह से, जी प्लस आप लिख लें एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से जी हमारे मसल जो है वो कंट्रैक्ट होंगे। तो पहला सोर्स, डायरेक्ट सोर्स जो है वो एटीपी है। अब जो सेकंड सोर्स है वो है केराटीन फास्फेट, जी केराटीन फास्फेट है। अब देखें केराटीन फास्फेट ये कैसे एनर्जी देता है, गौर करना। देखें ये केराटीन फास्फेट है, और जब एनर्जी चाहिए होती है तो इस केराटीन फास्फेट के साथ अटैच हो जाता है ये एडीपी, क्योंकि एटीपी की फॉर्म में तो नहीं होता, एडीपी। और इससे जी ये जो फास्फेट है केराटीन वाला, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी केराटीन जो है ये अलग हो गया, और प्लस देखें एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट को फास्फेट मिल जाए तो ये बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एटीपी प्रोड्यूस हुई है। तो केराटीन फास्फेट भी सेकंड सोर्स है जिससे एनर्जी मिलती है। और जो थर्ड सोर्स है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कि अगर हम कॉन्टिन्यूस और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं या मसल को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे ये हो जाता है कि बॉडी के अंदर बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक से शिफ्ट हो जाती है एनएरोबिक की तरफ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि पहले स्टेप में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और पायरुवेट को जब जी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जी आगे बना देगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जी जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था तो यहाँ देखें एटीपी बनते हैं, जी यहाँ से एटीपी बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज की पायरुवेट और फिर जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होगी तो हमें क्या हासिल होती है, एटीपी। और देखें यहाँ से भी हमें डायरेक्ट एटीपी मिलती है, जी जो रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की ये मैंने बात की है, एरोबिक रेस्पिरेशन में है। दूसरा केराटीन फास्फेट है सेकंड सोर्स। थर्ड सोर्स जो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ ना कुछ एनर्जी तो मिलती है, यानी नियरली अबाउट 2% है, लेकिन वहाँ लैक्टिक एसिड मसल के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फैटीग शुरू हो जाती है, थकावट शुरू हो जाती है। और फिर जब हम रेस्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड के जी 1/5 पार्ट, यानी 5 हिस्से बना लें तो उनमें से एक पार्ट एरोबिकली टूटकर, एरोबिकली ब्रेक डाउन से या एरोबिकली ऑक्सीडेशन से जी वो इससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी। और देखें जो एरोबिकली एनर्जी बनी है, ये एनर्जी रिमेनिंग 4/5 पार्ट को, यानी एक हिस्सा तो पहले टूट गया था, अब 4 हिस्से रह गए थे, तो बाकी जो 4 हिस्से हैं उनको कन्वर्ट कर देगी उस एनर्जी की मदद से ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपको पता है फिर लीवर में चला जाएगा और बन जाना है ग्लाइकोजन, जी ग्लाइकोजन बन जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये लैक्टिक एसिड रहेगा तो फैटीग होगी, और जब हम रेस्ट करते हैं तो फिर उसका 1/5 हिस्सा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर उस एनर्जी से रिमेनिंग 4/5 पार्ट को ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में। जी ये था सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें एक बात है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या है मसल्स पर।
इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल। देखें भाई, जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आमतौर पे ऑक्सीजन भी मौजूद हो बॉडी के सेल तक, तो एरोबिक एक्सरसाइज में जी कौन कौन से प्रोसेस आते हैं देखें। स्विमिंग है जी, फास्ट वॉकिंग है, फास्ट वॉक है, इसी तरह जॉगिंग है। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए जी एक्सरसाइज अगर हम करें तो हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आती है, मसल जो है हमारे मजबूत हो जाते हैं और वो एफिशिएंट बन जाते हैं, मोर एफिशिएंट बन जाते हैं, और साइज में भी उनके इजाफा हो जाता है और वो फैटीग रेजिस्टेंस बन जाते हैं। यानी अगर हम एरोबिक एक्सरसाइज करें, यानी स्विमिंग, फास्ट वॉकिंग या जॉगिंग वगैरह, एक तो मसल्स के साइज में इजाफा होता है और दूसरा जो है उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, और तीसरा जो है वो उनकी एफिशिएंट मसल बन जाते हैं, मोर एफिशिएंट बन जाते हैं, और चौथी बात है कि वो फैटीग रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अब उन मसल के अंदर ब्लड कैपिलरीज बढ़ जाती हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज इंक्रीज हो जाएंगी। देखें ये ब्लड कैपिलरीज इंक्रीज हो जाएंगी और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं, और जो फाइबर हैं ये मोर सिंथेसाइज करते हैं मायोग्लोबिन, ताकि ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जाए एनर्जी के लिए जी। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ग्लाइकोजन जमा होता है, वो ग्लूकोज में टूटना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, इन तमाम प्रोसेस की मदद से ये जो हमारे फाइबर्स हैं ये मजबूत हो जाते हैं और ये फिर रेजिस्टेंस रखेंगे अगेंस्ट द फैटीग। और ऐसे मसल जिनका हम इस्तेमाल छोड़ देते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, वो गल सड़ जाते हैं। मतलब देखें हमारे जो एयर के मसल्स हैं यहाँ पे, हमने उनका इस्तेमाल छोड़ दिया, उनकी एट्रोफी हो गई। क्यों? कि अगर कोई पीछे से आवाज़ आती है तो हम गर्दन को मोड़ लेते हैं, तो हमने नेक को ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसी तरह आप हमारे राइट और लेफ्ट हैंड में फ़र्क देख सकते हैं कि राइट हैंड को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़्यादा पावर है, जो लेफ़्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लेफ़्ट में ज़्यादा पावर है। तो इससे ये साबित हो गया कि हम जो स्केलेटल मसल हैं वो एक्सरसाइज करने से वो स्ट्रेंथ उनके अंदर आती है, उनके फैटीग के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा होती है, उनमें ब्लड कैपिलरीज बढ़ती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं और वो रेजिस्टेंस रखते हैं अगेंस्ट द फैटीग। अल्लाह हाफ़िज़।